बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 जून पाकिस्तान में पीर की शाम, आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 198। आज की अहम तरीन खबरों में एक तो अमेरिका ईरान की डील और इसराइल के नए जंगी ऐलानात, इस पर भी बात करेंगे। साथ कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल पर भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स ने एक नई ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। क्या वो नई ज़मीन इंडिया की है, भूटान की है, नेपाल की है, किसी और मुल्क की है, या पाकिस्तान में ही यह लश्करकशी की गई है? किस ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, क्यों रातों रात इस कब्ज़े के ऊपर झंडे गाड़ दिए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा अडयाला जेल और इमरान खान साहब की हॉस्पिटल मुंतकली, सुहेल अफरीदी और खैबर पख्तूनख्वा का बजट, इसके ऊपर बात कर लें। सबसे पहले तो पिछली जो रात गुजरी है उसमें एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और वहाँ पर उनका आँख का जो ट्रीटमेंट है या जो भी वहाँ पर प्रोसीजर करते हैं, ला के इंजेक्शन लगाते हैं आँखों के अंदर, वो किया गया। और इसकी एक दफ़ा फिर इत्तला गौहर खान साहब को दी गई और गौहर खान साहब के मुताबिक उन्हें ये इत्तला अगले दिन दी गई। मतलब इमरान खान साहब को रात के वक्त लाया गया, इतवार और पीर की दरमियानी रात को, और फिर इंजेक्शन लगवा के उन्हें वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और इत्तला इस चीज़ की गौहर खान को आज पीर वाले दिन दी गई। जैसे पहले हमेशा से, अब तो ये एक टेक्स्ट बुक केस बन गया है कि इमरान खान साहब को फैमिली को बताए बगैर, पार्टी को बताए बगैर जेल से पिम्स हॉस्पिटल लाया जाता है, उनकी आंख का प्रोसीजर किया जाता है, हालांकि वहाँ पर कोई ऐसे स्पेशलिस्ट नहीं हैं जो ये काम कर सकें। बहरहाल इसके साथ साथ गौहर खान साहब ने एक और ट्वीट भी किया आज, जो कि उन्हें पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अच्छा है कि वो किया। उन्होंने उस फेक खबर को डिनाई किया जो आज भी असद तूर साहब और दूसरे लोगों ने दी, इससे पहले भी एक दो दोस्तों ने दी, गिलजई साहब ने भी खबर दी थी ये। और वो खबर ये थी कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला गया और उनकी मुलाकात करवाई गई और उस मुलाकात के अंदर गौहर खान भी शामिल थे। याद कीजिए, ये सबसे पहले आज से 3-4 दिन पहले रात के वक्त ARY ने ये खबर दी थी। मैंने उसी दिन आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि ये खबर गलत लगती है। और जब गौहर खान साहब की मुलाकात की बात कल हुई तो मैंने कल ही आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। अभी गौहर खान साहब ने इसे डिनाई कर दिया है इन राइटिंग में, ट्वीट करके, कि उनकी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। ये मंतकी बात भी नहीं है। अगर आप सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, हमारे बहुत सारे लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करते, फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। सनसनी फैलाते हैं, सनसनी बेचते हैं। जब आप सनसनी, फॉर एग्जांपल, अगर एक शख्स कहे कि इमरान खान साहब को अगवा कर लिया, उन्हें जेल से निकाल के ले गए हैं, कहीं उन्हें अगवा करके रख लिया है। अब जाहिर है मुझे पता होता है कॉमन सेंस के ऊपर कि ये काम नहीं हुआ, लेकिन कई दफ़ा मैं खामोश इसलिए रहता हूँ कि दूसरी तरफ जो जर्नल्स हैं उनसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है अच्छे की। अब अगर मैं उस वक्त आपको बताऊं कि नहीं, ये मेरी मंतक के मुताबिक, मेरी कॉमन सेंस के मुताबिक ये खबर झूठ है, गलत है, और खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हुई हो, तो कल को आपने कहना है ये भी जर्नैली एजेंट हैं, टाउट हैं, ये उनके किए हुए के वो छुपा रहे थे या डाइवर्जन क्रिएट कर रहे थे। इसलिए ज़्यादातर टाइम जर्नल्स चाहते हैं कि आप इस तरह की अफवाहों के ऊपर बिलीव करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता आप सोचें यार ये तो अफवाहें ही होती हैं, तो ताकि अगर कभी वो सच में कोई नुकसान पहुंचाएं तो उस वक्त हम सारे उतने सेंसिटिव हुए ही ना इस खबर के लिए। इसलिए वो जानबूझकर मार्केट में ऐसी खबरें फैलाते हैं और ख़बर देते हैं कि जेल से निकाल लिया, चले गए। पिछले 3-4 दिन से ट्रेंड चल रहे हैं, वेयर इज़ इमरान खान, वेयर इज़ इमरान खान। सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहे हैं। कॉमन सेंस है कि वो अडयाला जेल में ही हैं और मिलिट्री जर्नल्स उन्हें ऐसे कहीं पर भी लेकर नहीं जाएंगे, ये कॉमन सेंस है। बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मिलिट्री जर्नल से वैसे तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन जब हम खुद ऐसी चीज़ों को फ्यूल करते हैं, खुद ऐसी कॉन्स्पिरेसीज़ को हवा देते हैं, तो असल में हम उन्हीं की मदद कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स की, क्योंकि वो कैओस फैलाना चाहते हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ को हवा देना चाहते हैं। और जाहिर है जब ये इतनी सारी चीज़ें आपको हिट करेंगी तो इमोशनली आप थकते हैं और फिर इवेंचुअली आप थोड़ा सेंसिटिविटी आपकी इन मामलात के साथ कम होती जाती है वक्त के साथ, और फिर बड़ी ख़तरनाक खबर के ऊपर भी आप उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते। कि सुहेल अफरीदी साहब ने एक पटिशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब के साथ। साथ मुजम्मल असलम साहब का नाम भी दिया गया कि वो भी मुलाकात करना चाहेंगे बजट के बारे में।
अदालत ने उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए 4। फिर अदालत के सामने वो पेश हुए कि इन एतराज़ात को दूर कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि इसमें ये एतराज़ात ठीक हैं, इनको आप दूर करके जमा करवाएं दरख्वास्त, फिर हम ऑर्डर कर देंगे। सोमरो साहब थे गालिबन जस्टिस जिन्होंने ये केस सुना। उसके बाद वो एतराज़ात दूर करके जमा करवाए गए तो अदालत ने उस पर फैसला दिया कि 4 में से 3 एतराज़ात तो दूर हो गए, एक अभी भी है। और अब गालिबन 18 तारीख के लिए, जी हाँ जुमेरात के लिए, इस एप्लीकेशन को रख दिया है। मतलब मुलाकात करवानी है या नहीं, इसके फैसले की भी कोई जल्दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं है। ये सूरत हाल दूसरी तरफ डेवलप हो रही है जहां पर सुहेल अफरीदी इस वक्त अदालत पहुंचे हुए हैं। उसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब सोशल मीडिया का जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जो यहाँ से हम बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब ने की, सभी ने जो बात की है और आपके सामने वो हकायक रखे जो वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर हुए, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने भी वो स्टेटमेंट दी फॉर्म 47 के, अर्दली साहब ने, और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का ऐलान कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमें जो दिफाई अखराजात के लिए उन्हें पैसे चाहिए, जो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स अब 1200 से 1400 अरब सूबों की जेब से निकाल रहे हैं, जिसके लिए 28वीं तरमीम लानी थी, जो सारा फड्डा पड़ा हुआ है, वो औरंगज़ेब साहब ने चारों सूबों में एक ही सूबे की तारीफ़ की और कहा कि बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ सुहेल अफरीदी साहब की, और साथ कहा कि मुजम्मल असलम साहब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं कि उन्होंने हमें दिफाई ज़रूरियात के लिए पैसा देने की हामी भर ली, या वो हमें पैसा दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि वो ये दे रहे हैं। उनके कहने का तरीका यही था कि वो दे चुके हैं। तो अब जाहिर है फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसे ही तो नहीं कहा, उनको इन्होंने हामी भरी तो उन्होंने कहा। आई थिंक कल सुहेल अफरीदी साहब के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई और गुफ्तगू हुई, और जैसे मैंने जिक्र किया पहले भी कि ये सिर्फ इस वक्त की बात नहीं है कि इस वक्त जो एडिशनल रिसोर्सेज हमें चाहिए फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, तो उसमें भी उन्होंने पूरा अपनी मदद का यकीन दिलाया। बट आई डू वांट टू पुट माय अप्रिसिएशन फॉर द प्रोविंस ऑफ केपी, और ख़ास तौर पे मुजम्मल साहब के लिए, बिकॉज पिछले 2-2.5 साल से ये सेक्रेटरी फाइनेंस भी यहाँ बैठे हैं। आई हैव टू एक्नॉलेज द रोल दैट केपी हैज़ ऑल्सो प्लेड इन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अब उसके बाद क्योंकि आपने और हम सब ने तनकीद शुरू कर दी कि इमरान खान से ना आप मुलाकात ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल आप उन्हें शिफ्ट नहीं करवा पा रहे, बहनों से मुलाकात नहीं हो पा रही, और आप सैकड़ों अरबों रुपया जो है वो उठाकर KPK की आवाम का इमरान खान से पूछे बगैर, जिसके नाम पर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने आपको वोट दिया है, आप ये पैसा उठा के जर्नल्स की जेब में डाल रहे हैं। किस ज़ाब्ते के तहत, किन इखलाकियात के तहत आप ये हरकत कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि जर्नल्स ने कराची से एक बड़े कारोबारी शख्स के पेड मुलाजम को उठा के ला के खैबर पख्तूनख्वा में, सिर्फ इसलिए कि अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पर तैमूर सलीम झगड़ा को नहीं लगाना था, इसलिए कि अली अमीन गंडापुर को ये फ़िक्र थी कि असल में तैमूर सलीम झगड़ा इमरान खान के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे वहाँ पर, और अगर हालात नॉर्मल होते तो मेरे ख्याल में वो चीफ मिनिस्टर होते खैबर पख्तूनख्वा के, अगर ये एहतजाजी मामला सारा ना चल रहा होता। तो उन्होंने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लगाना था, तो इनको ला के लगाया। अब ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी बता चुका है कि ये फैसिलिटेट कर चुके हैं। अब जब आपने प्रेशर बढ़ाया है तो आज उनकी स्टेटमेंट आई है। स्टेटमेंट क्या आई है? क्योंकि दोनों तरफ की रिपोर्टिंग सामने रखना बहुत ज़रूरी होती है। सच इसी चीज़ का नाम है कि आप पूरी बात दूसरे बंदे की भी रखें। उन्होंने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को पैसे देने पर आमादगी जाहिर की। हमने कोई आमादगी जाहिर नहीं की। जब तक इमरान खान से सुहेल अफरीदी और बहनों की मुलाकात नहीं होती, इमरान खान मंजूरी नहीं देंगे। जो फंड मांगे गए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के बजट में शामिल नहीं होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इसके अंदर एक बारीक वारदात भी डाली। उसमें ये कहा कि ये पैसे मुल्की सलामती के लिए मांगे गए हैं। मुल्की सलामती है तो हम हैं, मुल्की सलामती नहीं है तो हम नहीं हैं। ये मंजन जो है, ये पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स, आपको पता, मज़हब भी, मुल्की सलामती भी, जहाँ दिल करता है वो बेचते हैं और जहाँ दिल करता है उसको वापस ख़रीद लेते हैं। ये सुनिए ज़रा मुजम्मल असलम साहब ने कहा क्या। ये जो सोशल मीडिया में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वफाक को जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है आमादगी जाहिर की है पैसों की, पहली बात यह है कि हमने कोई आमादगी जाहिर नहीं की। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कौमी सलामती के नाम पे ये चीज मांगी है। कौमी सलामती होगी तो हम सारे यहाँ पे होंगे। आखिरी बात, जब तक इमरान खान साहब से सुहेल अफरीदी साहब की, उनकी बहनों की, मेरा छोड़े, मुलाकात नहीं होगी, इमरान खान साहब
जो हमसे फंड मांगे गए हैं उसका अप्रूवल नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में वो शामिल नहीं होगा। आपने वो जुमला सुना जो बारीक है। अब आपके प्रेशर से तोतों को बोलना तो पड़ रहा है। तोते खामोश थे। तोतों की जगह पे कौन बोल रहा था? औरंगजेब साहब। जो कहा जा रहा है कि ये सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हुआ, नहीं, ये सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। इसका ऐलान जो सेनेटर औरंगजेब हैं, जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं फॉर्म 47 के, उन्होंने अपने मुंह से किया। आई थिंक कल सुहेल आफरीदी साहब के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई और गुफ्तगू हुई। और जैसे मैंने जिक्र किया पहले भी कि ये सिर्फ इस वक्त की बात नहीं है कि इस वक्त जो एडिशनल रिसोर्सेज हमें चाहिए फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, तो उसमें भी उन्होंने पूरा अपनी मदद का यकीन दिलाया। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि आप हमें पैसे देने पर आमादा हो चुके हैं और आपका शुक्रिया भी अदा कर दिया। जब बजट से पहले प्री बजट जो एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इस चीज़ का ऐलान कर देते हैं, उसके बाद भी आपसे सवाल ना पूछा जाए और आप उसे सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। आप इतने काके। उस दिन शाम को आप टेलीविजन पर बैठे। अगर औरंगजेब साहब की ये स्टेटमेंट गलत थी तो आपने उसे रिफ्यूट क्यों नहीं किया? आप ट्विटर पर घड़ी घड़ी जाके ट्वीट करते हैं, तो आप बताइए उस वक्त आपने ट्वीट करके क्यों नहीं कही यही बात? जब तक कि अवाम ने आपके पीछे, क्या मैं कहूँ कि चलें डंडा कह देते हैं और लफ्ज़ नहीं कहते, कि अवाम ने सोशल मीडिया पर आपके पीछे डंडा नहीं उठाया, आपकी मुरम्मत नहीं की सोशल मीडिया पर, आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये तो काम ख़राब हो गया है, तब आके अब तोते बोल रहे हैं कि हमने अभी तक कोई पैसे नहीं दिए। पैसे देने की ये रजामंदी कर आए हैं, वो मुलाकात करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, पैसे ये देंगे, ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप प्रेशर बरकरार रखेंगे तो शायद ये जाकर दोबारा मिन्नत तरला करें, रोएं पीटें कि आप हमारी नहीं रहती, हम आपको ऐसे पैसे नहीं दे सकते, इमरान खान की मुलाकात करवा दें। अब इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे जर्नल्स, जाहिर है इस वक्त उनकी काटो फुलाते हैं। काटो मैंने एक दिन पहले भी एक्सप्लेन किया था, स्क्वायरल को कहते हैं, गिलहरी को। वो गिलहरी जब बहुत खुश होती है तो वो फूलों पे खेलती है। पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है, किसी को ये बताना कि फ़लाना बहुत ही इस टाइम मज़े में है। तो क्योंकि जर्नल्स की काटो फुलाते हैं और उनको इस टाइम लग रहा है कि उनकी चढ़ाई है हर तरफ, वो किसी और सूरत नहीं मानेंगे सवाए पैसों के। और अगर ये पैसे वाकई टाइट करने में कामयाब हो जाएं, जो कि ये हो सकते हैं, अगर ज़रा सी ईमानदारी भी इमरान खान के साथ दिखाएं तो ये हो सकते हैं, और वो मुलाकात भी करवा देंगे, हॉस्पिटल भी शिफ्ट करा देंगे, बहनों से मुलाकात भी खोल देंगे पैसों के लिए। वो एक इंडिया का गाना है, लव के लिए साला कुछ भी करेगा। यहाँ पैसों के लिए, चलें साला नहीं कहते, लेकिन पैसों के लिए चौधरी कुछ भी करेगा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर ये रोक सके, लेकिन मसला ये है कि वो चोरों के साथ आपका चौकीदार मिला हो ना। पंजाबी की तो एक बहुत बुरी मिसाल है, एक जानवर का नाम लेते हैं कि चोरों के साथ कौन मिला हुआ है, इसलिए चले मैं वो नहीं लेता, सिर्फ यही कह देता हूँ कि चौकीदार जो हमारा चौकीदार है, जो हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिठाए, अगर वो ना मिले चौधरी के साथ या चोर के साथ, तो फिर मामला जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ पकड़ में आ सकते हैं और चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। ज़रूर करवा देंगे वो सब कुछ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो दो नंबरियाँ कर रहे हैं, मतलब कि पहले औरंगजेब ऐलान करते हैं, ये क्योंकि एश्योरेंस करवा के आते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर देते हैं और उसके बाद ये खामोश रहते हैं सारे के सारे। फिर आप इनके ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो अब तोतों के मुंह से निकलना शुरू हो गया कि हम पैसे नहीं देंगे। तो प्रेशर बरकरार रखिए। मैं दोबारा अपील करूंगा ISF से, मैं दोबारा अपील करूंगा यूथ विंग से, मैं दोबारा सोशल मीडिया से अपील करूंगा, ख़वातीन विंग से, पाकिस्तान की आम आवाम से। इमरान खान की आंख की 85% बनाई जा चुकी है। बुशरा बीबी का 20 किलो वज़न डॉन कहता है कम हो चुका है और दोनों आंखों की बिनाई ख़राब है, आंखों की सर्जरीज हो रही हैं। अगर आपने इन पर प्रेशर ना बढ़ाया, जैसे पिछले सालों में अली अमीन गंडापुर यही काम करते रहे जर्नल्स के साथ मिलके, ये उससे भी सस्ते पर यही काम करेंगे। प्रेशर बरकरार रखिए। मुझसे कोई नफरत करता है, बुरा कहता है, भला कहता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी और चीज़ में ना जाइए, मैं किसी चीज़ में नहीं जा रहा, मुझे फ़लाँ ने क्या कह दिया मुझे। अगर आप ये काम करने में कामयाब होंगे, मैं आपकी सताइश करूँगा, आपको खराज तहसीन पेश करूँगा। आप मेरे बारे में कुछ भी कहेंगे, मैं आपकी तारीफ़ करूँगा। इस वक्त मैं या आप अहम नहीं है। अहम यह है कि आप इमरान खान के लिए कोई रिलीफ लेने में कामयाब होते हैं कि नहीं। इसलिए मेरी बातों को अगर आपको बुरी भी लगती, मैं आपसे पेशगी माफ़ी मांग लेता हूँ। फोकस कीजिए, सरप्लस बजट पास नहीं करना। नंबर 2, जर्नल्स को ये
150-200 अरब रुपए यहाँ से निकाल के नहीं देने आपने। नंबर 3, आपने पूरी मुद्दत का बजट जो है वो पास नहीं करना। 1-2 महीनों का बजट पास करें, मैक्सिमम 3 महीनों का बजट पास करें। ये 3 एजेंडाज के ऊपर भरपूर काम करें। आप देखेंगे इमरान खान को तमाम रिलीफ मिलेगा जो चाहिए, क्योंकि पैसों की ज़ुबान हमारे जर्नल्स फ़ौरन समझते हैं। आगे चलते हैं जी। अब ज़रा जो डील हो रही है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए पैगाम, ईरान से डील करने और इनसे बातचीत करने के लिए हमें किसी सालिस की ज़रूरत नहीं। हम खुद ईरान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इसके लिए किसी तीसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं है। ये JD वैंस, नायब सदर जो अमेरिका के हैं, उन्होंने फरमाया है। हम तो सदके बारी जा रहे हैं, हमने तो धमालें डाली हुई हैं। वो कहते हैं ना कि वो जिनके घर बच्चा नहीं होता उनके घर वो बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने उसे चूम चूम के मार दिया। हमारी हालत तो ये बनी हुई है कि हमने तो धमालें डाली हुई हैं। अब अमेरिका कहता है कि ईरान से डील करने और उनसे बातचीत करने के लिए हमें किसी सालिस की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ईरान से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। JD वैंस जो हैं वो अभी मुआहदे की स्याही खुश्क नहीं हुई और वो पाकिस्तान से इसका क्रेडिट जो है वो पहले ही छीनने को तैयार है। वही पुराना काम जो पहले होता आया है एक दफ़ा फिर होते हुए हमें नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ तो ये अब इसराइल के भी ऐलान सामने आ गए। एक तो उनके नेशनल सिक्योरिटी के जो वज़ीर हैं उन्होंने कहा है कि ट्रंप का मुआहदा हम पर लागू नहीं होता। इसराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है और अमेरिका का मातहत नहीं। हमारी जिम्मेदारी इसराइल के शहरियों और इसराइल की फ़ौज और यहूदी अवाम के साथ है। हम पर किसी तरह लाजम नहीं कि हम हिजबुल्लाह की मुकम्मल तहलील से कम किसी चीज़ पर समझौता करें। वो सीधा ऐलान कर रहे हैं कि हमने लेबनान की जंग जो है वो जारी रखनी है। ये इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी का, कौमी सलामती के जो उनके मुशीर हैं, वज़ीर हैं, उनका ऐलान है। फिर उनके जो साबिक चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस उनकी फ़ौज के, वो कहते हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है जो अभी जंग बंदी का ईरान अमेरिका का, ये इसराइल के साथ बददियानती है। इसराइल की पीठ में छुरा घोंपा गया है। इसराइल ने जो कुछ अचीव किया था जंग करके वो टेबल के ऊपर हार दिया गया है और मतलब कि इसराइल हर सूरत इस जंग को जारी रखना चाहता है। आप यहाँ ये जहन में रखिए कि इस मुआहदे का एक कलीदी नुक्ता ये है कि लेबनान की जंग भी बंद होगी। अब अगर इसराइल इस जंग को शुरू करता है तो फिर मामलात वहीं पर चले गए। मेरे ख्याल में सदर ट्रंप इस जंग को फॉर शॉर्ट टर्म ज़रूर रुकवाएंगे। लॉन्ग टर्म में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसराइल बाज नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो इन्हें रोकेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि सदर ट्रंप इकोनॉमिकली, वो बिजनेसमैन है, इकोनॉमी उनका सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। जो उनके अभी इन्फ्लेशन के रेट्स आए हैं 4.2% CPI इंडेक्स आया है, डाटा आया है, उससे वो खासे ज़ाहिर है परेशान होंगे। शॉर्ट टर्म में वो ज़रूर इस जंग को रोकेंगे। लॉन्ग टर्म में क्या होता है ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इसराइल भी शायद अपनी गैलरी के साथ खेल रहा है, मतलब कि अपने लोकल जो वोटर शोटर हैं उनको राज़ी करने के लिए या अमेरिका पर थोड़ा दबाव बढ़ाने के लिए ऐसे बयानात दे रहा है। आगे जी, अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आज के तारीख साज दिन पर पाकिस्तान के अजीम और बहादुर फर्जंद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर मेरी तकरीर नामुकम्मल रहेगी। उन्होंने जंग के शोले बुझाने के लिए अपने शब रोज़ वक्फ कर दिए। शुक्र है यहाँ शबाना नहीं डाला, शबाना वो सिर्फ अपने लिए डालते हैं, यहाँ उन्होंने सिर्फ शब रोज़, वैसे वो शबाना रोज़ कहते हैं, शब रोज़ डाले और इस सारे अरसे में वो दिन रात जागे। अच्छा, जागने पे बड़ा जिक्र है। पता नहीं ये एक ही कमरे में सोते हैं तो इनको इतना पता है कि वो जागते ही रहे हैं। जागने पे बहुत जिक्र है। आपने देखा कि जागने पे बहुत ज़ोर है कि वो सोए नहीं, वो जागते रहे। अच्छा, आगे सुनिए। अब ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का आपने ट्वीट देखना है। ये वैसे बड़े आपको पता इनकलाबी बनते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन ट्वीट सुनिएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शुरू कहाँ से कर रहे हैं? फील्ड मार्शल से। अभी पिछले दिनों, मैं तो ये कहूँगा तो कोहराम मच जाएगा, किसी को मैंने कह दिया, लेकिन ये सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा था सियासी वल्दियत का। जी हाँ, एग्जैक्ट लफ्ज़ थे, मैं उन्हीं के लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, खुद से नहीं कह रहा वरना गुस्सा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि मौजूदा निज़ाम की कोई सियासी वल्दियत नहीं है, इसकी सियासी वल्दियत ज़रूरी है। वो उस कॉलम के अंदर फील्ड मार्शल को कह रहे थे कि सज्जनों आ जाओ, खुद ही कब्ज़ा करें, आप सियासी वल्दियत दें इस सिस्टम को। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने सियासी वल्दियत दी, फ़लाने ऐसी सारी बातों की उन्होंने पूरी तमहीद बांध के फील्ड मार्शल को इसमें उकसाया कि आप सियासी वालद बन जाएं इन सब के, क्योंकि वल्दियत नहीं है। तो अब ख्वाजा आसिफ वही सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम को सामने रखते हुए देखें तो सबसे पहले उनके मुताबिक जो उन्होंने सियासी वालद कहा उन्हीं के नाम से शुरू कर रहे हैं, अपने बेचारे वज़ीर आज़म के नाम से शुरू नहीं कर रहे हैं।
फील्ड मार्शल, क्योंकि ये तीनों ही फॉर्म 47 के हैं, फील्ड मार्शल भी फॉर्म 47 का है, ख्वाजा आसिफ भी और शहबाज शरीफ भी, लेकिन वो काम फील्ड मार्शल से शुरू कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 1 साल के अरसे में 2 जंगें अल्लाह के फजल से जीत लीं। भारत के खिलाफ फातेह सिपा सालार और अमन के महाज पे भी कमाल सब्र तहम्मुल से फातेह सफारतकार। दोनों महाजों पे सुर्खरू। अल्लाह इन फतूहात का सिलसिला जारी हो सारी रखे। अब वो बेचारे वज़ीर आज़म का भी जिक्र कर रहे हैं आगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह खलूस, दानिश और मामला फहमी के साथ भारत के साथ जंग और ईरान के मामलात पर मसालहत का किरदार अदा किया, वो तारीख साज है। ये तवाज़न और मुल्क के मफाद में यकसुई का नतीजा है। अल्लाह का करम जारी व सारी है। इंशाअल्लाह ये क़यादत माशी महाज और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भी सुरखरू होगी। साथ वो कहते हैं, अगर पिछले 75 साल में पिंडी और इस्लामाबाद में इस किस्म का तावन होता तो हम कई संगे मील अबूर कर चुके होते। मतलब इस तरह हमें गोद में बिठाया होता तो हम बहुत आगे निकल जा चुके होते। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे सुनिए। आगे फैसल वाडा साहब अब उधर से आए हैं जर्नल्स की तरफ से। उन्होंने कहा, एक लीडर, एक फौज, एक सिपा सालार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में ला खड़ा किया। दुनिया उन पर भरोसा करती है। लोग लीडरों पर ही भरोसा करते हैं, गीदड़ों पर नहीं। सिर्फ लीडर, नो गीदड़। उन्होंने फैसल वाडा ने फील्ड मार्शल को लीडर कहा है और उन्होंने नवाज शरीफ को इशारा करके इसमें गीदड़ कहा है। मजाक उड़ा रहे हैं, वो फिर से चीज़ें ले रहे हैं नून लीग के, उनको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जर्नल्स ने उनको एक बैलेंस करने के लिए मार्केट के अंदर छोड़ा हुआ है ताकि ख्वाजा आसिफ जैसे लोग डर के फील्ड मार्शल के हक़ में ट्वीट करते रहें, वरना वो जैसे माएँ डराती हैं ना कि गब्बर आ जाएगा, इन सबको डराया हुआ है कि फिर वाडा आ जाएगा। असल में वाडा से तो नहीं डरते, पीछे जो उनके बैठे हुए जर्नल्स हैं उनसे इन्हें डर लगता है। आगे चलते हैं। आबनाए हरमज़ पर ईरान और ओमान की खुद मुख्तारी है। अब तक ये खिदमात मुफ्त में फराम की जाती रही हैं, लेकिन ईरान का हतमी फ़ैसला है कि मुस्तकबिल में आबनाए हरमज़ के इंतज़ामात का तरीक़ाकार माजी से मुख्तलिफ होगा। अब्बास इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, जैसा कल हमने आपके सामने रखा था कि अगर इस जंग में ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन का हक़ मान लिया गया इस आबनाए हरमज़ के ऊपर, तो ये गेम चेंजर होगा। अभी वो वही उसी तरफ इंडिया दे रहे हैं कि माजी में यहाँ सब कुछ फ्री चलता रहा, अब नहीं चलेगा। जंग के बाद हालात आबनाए हरमज़ के बदल गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा जो है उस पर दस्तखत G7 की साइडलाइंस पर मुतवक्के हैं। G7 का इजलास हो रहा है जो दुनिया के 7 मजबूत तरीन, ताकतवर तरीन ममालिक हैं, उनमें उनका इजलास हो रहा है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और उसी की साइड लाइन पर, क्योंकि सदर ट्रम्प भी वहाँ आए होंगे, उसी की साइड लाइन पर ये मुआहदा होगा। अब ये जुमे वाले दिन शायद हो या उससे पहले हो, अभी किसी हतमी तौर पर नहीं पता। ऐलान जुमे वाले दिन का किया जा रहा है। बहरहाल 3 दिन का वहाँ सेशन चल रहा है। मेरा ख्याल सदर ट्रम्प या पहुँच गए हैं या पहुँच जाएंगे। ये 15 से 17 जून ये फ्रांस में हो रहा है, तो सदर ट्रम्प मेरा ख्याल पहुंच ही गए होंगे। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड का जो इलाका एक दूसरे से मिलता है, बिल्कुल उस जगह के ऊपर ये इजलास हो रहा है। और ईरान की नुमाइंदगी मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची, जबकि अमेरिका की नुमाइंदगी इसमें JD वैंस करेंगे मुआहदे पर जब दस्तखत करेंगे। अब तेल की कीमत इस वक्त लोएस्ट हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि तेल की कीमत $84 पर हो गई है, अब हमारे जो मिलिट्री जर्नल्स हैं वो कोशिश करेंगे शहबाज शरीफ को कहने की कि तेल जो $150 लीटर आपने ऊपर किया है उसको कम कर दें। अच्छा, कश्मीर की सूरत हाल क्विकली बता दें। ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीर है उसमें हड़ताल का 7वां रोज़ जारी है। शहरियों को राशन की किल्लत का शिकवा है, कशीदगी ताहाल बरकरार है। दूसरी तरफ जो कोहोटा पुलिस है, उन्होंने जो कश्मीर की तरफ सब्जियां और फ्रूट जा रहा है उनको रोक लिया है। फ़ी गाड़ी वहाँ पर रिश्वत ली जा रही है। 10,000 से 15,000 रुपये कश्मीर के अंदर जाने के लिए। जैसे इसराइली फोर्सेस रास्ता बंद कर देती हैं गज़ा के अंदर खुराक जाने पे, बिल्कुल इसी तरीके से पुलिस को खड़ा करके रास्ते बंद किए गए हैं। जो भी खुराक की गाड़ी है जिसमें सब्जियां हैं, फ्रूट है, ज़ाहिर है कश्मीर में तो ये चीज़ें उस तरह नहीं उगती, इधर से ही जाती हैं, वो वहाँ रोकी जा रही हैं और फ़ी गाड़ी 15,000 रुपये वहाँ पर रिश्वत ली जा रही है। उसके जवाब में सरदार अमानुल्लाह ने वहाँ से एक बयान दिया है कश्मीरी एक्शन कमेटी में से। उन्होंने कहा कि अगर तुम आज़ाद कश्मीर का राशन बंद करोगे और हमारे तजारती रास्ते बंद करोगे तो तजारती रास्ते और भी हैं, हम इन रास्तों को खोल देंगे। हम तुम्हारी सब्सिडी को लात मारते हैं, तुम हमारे कश्मीर से निकलो, तुम्हारा क्या काम हम जाने और इंडिया जाने। आसिम मुनीर का शुक्रिया, कश्मीरियों को इस हद तक लाने के लिए ये कमेंट्री की जा रही है।
अमानुल्लाह कह रहे हैं कि आप हमारा ये रास्ता रोकेंगे तो तिजारती रास्ते और भी हैं, मतलब इंडिया का भी है, हम वो खोल लेंगे। तो आप इंडिया जाने और हम जाने, आप यहाँ से निकले। थैंक यू, आप मामलात को यहाँ तक लेके आए हैं। मैंने आज व्लॉग 1-2-4 मिनट लंबा होगा क्योंकि आगे जो खबरें हैं दोनों वो बहुत ज़रूरी हैं कवर करना, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो पहली खबर तो ये है कि एक तरफ हम ग्लोबल सुलह करवा रहे हैं आवाम की, और दूसरी तरफ हम कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, इमरान खान के साथ कर रहे हैं। और तीसरी तरफ सुनिएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स बराए साल 2026 पाकिस्तान 6 पॉइंट्स नीचे तनज़ली हो गई। पाकिस्तान 163वें नंबर पर आ गया दुनिया में ऐसे ममालिक जहाँ पर पीस कम से कम है। जो 14 ममालिक हैं जिनमें सबसे कम पीसफुल एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान को उस कैटेगरी में डाल दिया गया। सुर्ख निशान वाली, ख़तरे वाली जो कैटेगरी है उसमें पाकिस्तान को रखा गया है। जो हमसे बेहतर ममालिक हैं उनकी रैंकिंग सुनिएगा। चाड अफ्रीका का मुल्क है, 145 उनकी रैंकिंग है। युगंडा उनकी 130 रैंकिंग है। एथोपिया उनकी रैंकिंग 138 है। रवांडा उनकी रैंकिंग 114 है। इंडिया 127 है। लीबिया 125 है, इसमें जंगज़दा इलाके भी हैं, आप खुद सोच लीजिए। इराक 140 है, और हम किस नंबर पर हैं? 163, 163 नंबरों पर हम माशाल्लाह से हमें जो है वो पाकिस्तान 152 152nd पोजीशन पर आ गया, 152 नंबर पर आ गया। टोटल रैंकिंग जो है वो 163 की है। अब आगे ज़रा खित्ते के ममालिक सुन लीजिए। भूटान 16वीं पोजीशन पर है क्योंकि वहाँ बड़ा अमन है। श्रीलंका 67 नंबर पर है। नेपाल 111 नंबर पर है। बांग्लादेश 117 नंबर पर है। इंडिया 127वें नंबर पर है, और पाकिस्तान 152 नंबर पर है, 152। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि हम जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है पूरी दुनिया में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, उस पर हम नंबर 1 हैं। जी हाँ, बर्कीना फासो पहले हमसे ऊपर था, उसको हमने क्रॉस कर दिया, अब हम नंबर 1 हैं। तो दहशतगर्दी में इफेक्टेड एरिया में हम नंबर 1, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमन ख़राब हुआ उन मुल्कों में भी हम नीचे तनज़ली सबसे ज़्यादा, और हम पूरी दुनिया की सालसी करवा रहे हैं, पूरी दुनिया की सुलह करवा रहे हैं। और पाकिस्तान में हर खित्ते में, हर जगह में हमने आग लगाई हुई है। अपने लोगों को गोलियां मार रहे हैं, अपने लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, उनको अगवा कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती सारे काम करवा रहे हैं। ये हमारी हकीकत है, ये हमारी कहानी है। चलते चलते आपको अगली बात भी बता दें कि आज हमारे जर्नल्स ने एक और चीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया है, ज़मीन के ऊपर। आपको लगा होगा कोई बॉर्डर पर हमला कर दिया, कोई इंडिया के किसी देहात पर हमने कब्ज़ा कर लिया। नहीं, हमने जनाब मलिक रियाज के बहरिया टाउन पर कब्जा किया है। इसीलिए मलिक रियाज को असल ब्लैकमेलिंग मेरा ख्याल इसी काम के लिए उनकी की जा रही थी। उनकी मेरा ख्याल है कि ये जो पैगाम दे रहे हैं मलिक रियाज के साथ करके, उससे पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों को ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में भाई इन्वेस्ट ना करना कभी भी, वरना मारे जाओगे। सुनिए अब क्या हो रहा है। बहरिया टाउन की लिटिगेशन चल रही है। लिटिगेशन क्यों चल रही है? क्योंकि मजबूर किया गया मलिक रियाज को कि वो इमरान खान के खिलाफ बयान दें। उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर, मैं कारोबारी हूँ, ना मैंने नवाज़ शरीफ के खिलाफ कभी बयान दिया, ना आसिफ जरदारी के, ना इमरान खान के। मैं सियासत में नहीं आना चाहता। लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ने उन्हें इस हद तक मजबूर किया कि वो अपना कारोबार छोड़ के जाके दुबई में आबाद हो गए। फिर दुबई में उनके मुरासम अच्छे ना होते तो ये वहाँ से उन्हें एक्स्ट्राडाइट भी करवाते और जेल में भी डालते। क्यों? उनसे उनकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। अभी लिटिगेशन अदालत में है, लेकिन उसके बावजूद बहरिया टाउन फेज़ 8 जो रावलपिंडी में, उसके जो इलाके हैं फर्दर ऑर्चर्ड, F2, F3 और B सेक्टर, उसके ऊपर DHA ने कब्जा कर लिया है। दुरुस्त सुन रहे हैं हम, कब्जा कर लिया है। उसके अंदर दीवारें बना दी हैं, उसके ऊपर कंटेनर्स रख के उनके ऊपर DHA लिख दिया है। मतलब हमारे जर्नल्स ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। इससे पहले सीरीन सिटी था उनका, उस पर भी DHA-1 ने कब्जा किया था, और सेक्टर F था, उस पर भी DHA-1 ने कब्जा किया था। तो माशाल्लाह टेरिटरी में जर्नल्स की इजाफा हो रहा है। उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं मलिक रियाज के बहरिया टाउन के ऊपर। और मलिक रियाज अगर या तो बयान दे देते, मेरा ख्याल अकेले बयान से तो काम नहीं चलना, साथ ये माल मुकदमा भी चाहिए। तो अगर मलिक रियाज उनको दे देते तो मामला बन जाता। अब नहीं दे रहे तो फिर ऐसे तो नहीं काम बनना, ये तो अब उनको भुगतना पड़ना है। क्योंकि आपको पता है कि हमने फतह तो कुछ ना कुछ करना है, इतने हम तगड़े हैं। तो चलें, बाहर कुछ नहीं तो पाकिस्तान के अंदर ही। तो DHA के थ्रू हमने बहरिया टाउन को और मलिक रियाज को एक बार फिर फतह कर लिया है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।